अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, अक्सर मेरे कोलीग्स भी ये सवाल करते हैं, पेशेंट भी करते हैं कि डॉक्टर साहब आप कहते हैं एज़ोस्पर्मिया का इलाज है, आप कहते हैं क्रॉनिक मेल इनफर्टिलिटी का इलाज है, आप कहते हैं कि क्रॉनिक फीमेल इनफर्टिलिटी के इलाज मुमकिन हुए हैं और हमने किए हैं और वो कामयाब हुए हैं। तो आखिर वो राज की बात क्या है कि पेशेंट तो बताता है कि मैंने एलोपैथिक मेडिसिन भी ली हैं, मैंने होम्योपैथिक भी ली हैं, मैंने हकीमों से भी ली हैं, मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ली है, मैंने इलाज बिलग़िज़ा का भी काफ़ी अहतमाम किया, लेकिन मेरा मर्ज़ तो ठीक नहीं हुआ। तो आखिर वो क्या राज की एक बात है कि जो अलसेफ होम्यो में उस पर अमल किया जाता है और उसकी वजह से हमारे मुश्किल तरीन, क्रॉनिक तरीन और ऐसे जो किसी और इलाज में उसको लाइलाज करार दिया जाता है, वो ठीक हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो राज की बात बताऊंगा कि जिससे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एज़ोस्पर्मिया के केसेस, क्रॉनिक एस्टिनोटेरिडोज़ूस्पर्मिया के केसेस, क्रिप्टोज़ूस्पर्मिया के केसेस, औरतों में अंडा ना बनने का या कमज़ोर बनने का या औरतों में रहम की शदीद कमज़ोरी, औरतों में एबर्शन का होना यानी बच्चों का ज़ाया हो जाना, और भी कई तरह और ऐसे अमराज जो क्रॉनिक सूरत इख्तियार कर जाएं और पेशेंट आपको बताए कि डॉक्टर साहब साल हर साल से हम इलाज करा रहे हैं लेकिन हमारा इलाज होता नहीं है। इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर, जैसे आप मेरी डिग्री देख सकते हैं कि मैंने प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में, और स्पेशली जेनेटिक्स की बात मैं करूंगा कि उसमें एमएससी ऑनर्स विच इज़ इक्विवेलेंट टू एमफिल, यानी हमने ये पढ़ा है। और इसमें एक ला था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वरासत का कानून। तो ये वो कानून नहीं है जिसमें आप जायदाद तकसीम करते हैं, ये वो कानून है कि आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि फलां की आंखें उसके दादा की तरह हैं, फलां का नाक जो है उसके नाना की तरह है, उसका मुंह जो है उसके दादी की तरह है, उसके कान जो है उसके नानी की तरह हैं, उसकी कद काठ जो है वो हमारे एक दूर के चचा थे उनकी तरह है। तो ये बातें आपने सुनी होगी। इसे जेनेटिक ट्रेट्स कहते हैं, यानी हम अपने आबाओ अजदाद से उनके जिस्म के खवास लेते हैं। तो इसमें दो होते हैं, एक फिनोटिपिक होते हैं जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, यानी आंख, मुंह, नाक, कद काठ, जिस्म, ये आपको नज़र आ रहा है तो इसको आप फिनोटिपिक्स कैसे कहते हैं, यानी फिनोटाइप्स। और जो जेनोटिपिक्स हैं, जीन्स हैं नीचे काम कर रहे हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रहे कि जो आपके मखसूस जो आपकी कारकर्दगी है या आपके जिस्म में जो निज़ाम चल रहे हैं उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हमें अपने आबाओ अजदाद से ये खसूसियात मिलती हैं। तो जहाँ हमें पॉजिटिव ट्रेट्स मिलते हैं, यानी ऐसी खसूसियात जिसको आप अच्छे खसूसियात कहते हैं, वहाँ हमें बुरे खसूसियात भी मिलते हैं, जैसे गुस्सा, नफ़रत, ठीक है, बुग़्ज़, कीना, इस टाइप की चीज़ें भी हमें वो नेगेटिव ट्रेट्स में आ जाती हैं। साथ साथ में अगर हमारे आबाओ अजदाद में कोई क्रॉनिक बीमारी है और उसको दबा दिया गया है तो उस क्रॉनिक बीमारी के जरासीम जो हैं वो 1 घंटा पैदा हुए बच्चे में भी होते हैं। कहने का मकसद ये है कि जहाँ हमें अच्छे खवास आते हैं, बुरे खवास भी हमारे आबाओ अजदाद से मिलते हैं। तो ऐसी बाज़ बीमारियाँ होती हैं कि जिनके जरासीम हमारे जिस्म में आ जाते हैं। हैनीमन ने फरमाया था कि शिफा के अमल में बाज़ औक़ात कुछ अवामिल रुकावट पैदा कर देती हैं। ये बात उन्होंने बहुत पहले कही थी और यही वो बात है, यही वो राज है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमें अपने आबाओ अजदाद से जो मुख्तलिफ खसूसियात आ जाती हैं और उसमें नेगेटिव आ जाती हैं, तो उसको होम्योपैथिक के तनाज़र में 3 बड़े मयाज़म में तकसीम किया गया है। पहला है सूरा, दूसरा है साइकोसिस, तीसरा है सिफिलिस।
اس کے علاوہ بھی سب ڈویژنز ہیں نیچے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ایڈیشن ہوتی رہی ہے، لیکن یہ 3 میجر میازمز ہیں۔ اور ہم السیف ہومیوپیتھک میں کیا کرتے ہیں، ہم اپنے رپورٹس بھی پیشنٹ سے طلب کرتے ہیں، اس کی علامات بھی لیتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہمارا سب سے زیادہ زور ہوتا ہے وہ ہمیں میازم پر ہمارا زور ہوتا ہے کہ اگر مریض کا میازم معلوم ہوا جائے اور سب سے پہلے اس میازم کو آپ ٹھیک کر دیں، اور اس کی اپنی میڈیسن، اینٹی سورا میڈیسن ہے، اینٹی سفلس میڈیسن ہے، اینٹی سائیکوسس میڈیسنز ہیں، تو اس سے ہم اس مرض کا کلا کما اگر کر لیں تو آگے ہمارے لیے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اور میرے 80% سے اوپر مریضوں جن کا میازم کلیئر ہو جاتا ہے، یہ وہ مریض ہیں کہ جن کو مختلف طب کے شعبوں میں یہ کہا گیا کہ بھائی آپ یہ دوائیں لیتے رہیں، یہ بیماری جاری و ساری رہے گی آپ کی۔ تو ان تمام چیزوں میں السیف ہومیو جیسے ایزوسپرمیا میں کہیں بھی اتنی ریشو نہیں ہے جتنا السیف ہومیو کی ہے۔ کرپٹوزوسپرمیا کے کیسز اکثر ڈاکٹر لیتے ہی نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ جب ہم نے ان کا میازم ٹریٹ کیا، جب ہم نے ان کو ان کے علامات کی ادویات دی، تو اللہ کے فضل سے وہ مریض ٹھیک ہوئے۔ تو ویور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ راز کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ علاج کے لیے جائیں، ایک تو آپ کے پاس رپورٹ مکمل ہونی چاہیے، دوسرا پوائنٹ اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کوئی بات چھپائیں نہ، خواہ آپ کو وہ سوال غیر ضروری لگے، معمولی لگے، لیکن اگر ڈاکٹر آپ سے پوچھ رہے تو اس کا جواب ضرور دیں، کیونکہ اسی سوال جواب میں وہ آپ کے میازم کی طرف پہنچنے کی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب میازم معلوم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شفا کا عمل نہایت تیز ہوتا ہے۔ ویورز یہ تھی وہ راز کی بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔